हाँ जी, हम लोग हॉर्मोन्स जो हैं उसको कवर कर रहे थे। लास्ट वीक भी हमने कुछ हॉर्मोन्स पढ़े और उनके फंक्शंस पढ़े हैं। आज भी हमने हॉर्मोन्स के टॉपिक को ही कंटिन्यू करना है और कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स पढ़ने हैं जो आपकी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं और डिफरेंट लेवल पे जाके अफेक्ट करते हैं। ठीक है। और आज हमने इस हॉर्मोन्स के टॉपिक को इंशाल्लाह फिनिश करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमने हार्मोन पढ़ना है वो इंसुलिन है। और काफी सारे स्टूडेंट्स को इस हार्मोन का थोड़ा आइडिया होगा। आप लोगों ने अपने घर में किसी ना किसी को इंसुलिन या इस तरह की चीजों को यूज करते हुए देखा होगा। तो इंसुलिन कैसा हार्मोन होता है? आपके जो बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैंक्रियास। पैंक्रियास के अंदर आपके होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो तीन तरह के हॉर्मोन्स, तीन तरह के सेल्स बेसिकली रिलीज करते हैं। यानी अगर सपोज करें कि ये पैंक्रियास है तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर इन तरह के सेल्स रिलीज करता है, अल्फा बीटा और गामा। बीटा सेल्स वो हैं जब तब रिलीज होते हैं जब आपकी बॉडी में होता है तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, तो ये बीटा सेल्स है वो इंसुलिन में आके रिलीज होगी और आपके ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल कर देगी या कम कर देगी। अब वो नॉर्मल कैसे करती है या उसको कम कैसे करती है वो हमने तरीके पढ़ने हैं कि वो किस तरह करती है। फिलहाल आपने ये माइंड में रखना है कि बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन रिलीज करते हैं और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ना वो बेसिकली बीटा सेल्स को रिलीज करते हैं और बीटा सेल्स पे इंसुलिन रिलीज करके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करती है। केमिकल नेचर इसकी क्या है? इंसुलिन जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन है। ऑब्वियसली सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि वो ब्लड में जब आके रिलीज होगी तो वो उसमें मिक्स हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। और इसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, यानी 51 अमाइनो एसिड से मिलकर इंसुलिन बनती है। अब अगर इसकी इफेक्ट्स की बात की जाए तो पहला इफेक्ट इसका किस पे होगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, फैट मेटाबॉलिज्म पे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे और ग्रोथ पे ये किस तरह से अफेक्ट करती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे कैसे अफेक्ट करती है। अच्छा, मैं पहले इसको आपको वर्बली बता देती हूँ कि ये कैसे अफेक्ट करती है। कि ये क्योंकि ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। ठीक है, ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो इसने उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड से निकालना है और डिफरेंट ऑर्गन्स के पास भेजना है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये भेज देती है लिवर और मसल्स में, हमारी बॉडी के लिवर और मसल्स में। और लिवर और मसल्स जो है वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज का रिजर्व बन जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि लिवर और जो मसल सेल्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और ग्लाइकोजन जो है वो उसका रिजर्व माना जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन रिजर्व का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गई है। अब जब जब ब्लड में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी या ग्लूकोज चाहिए होगी तो यही ग्लाइकोजन रिलीज होगी और यही ग्लाइकोजन रिलीज होके ब्लड में ग्लूकोज प्रोवाइड कर देगी। तो इस तरह से अगर ब्लड में कभी ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन उसको पूरा कर देगी। यानी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगी। एक तो उसने ये काम कर दिया इंसुलिन ने। ठीक है, ये मैंने सी वाला पॉइंट बताया है। बाकी पॉइंट क्या है कि ये बी पॉइंट ये है कि ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को, यानी क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है ब्लड में, तो इसके ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को यानी ग्लूकोज को जल्दी जल्दी इस्तेमाल करवाएगी ताकि एनर्जी प्रोडक्शन हो। एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ी हुई है वो ऑब्वियसली वो मैकेनिज्म्स को फास्ट कर देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज हो ताकि ब्लड में से ग्लूकोज लेवल कम हो सके। ठीक हो गया। पहला पॉइंट क्या है कि ये ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर भेजती है। कैसे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी जहां पर किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजना। तो फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल।
ठीक है। एटीपी हमारी बॉडी में एनर्जी पैकेट्स होते हैं, उससे जो है आपकी ग्लूकोज ट्रेवल करेगी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। अब ये करेगा क्या कि जो आपकी ग्लूकोज है ना, वो एक एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूको मींस ग्लूकोज को ट्रांसफर करेगा, काइनेज मींस एटीपी को यूज करेगा। तो इस एटीपी को यूज करते हुए, ओहो पता नहीं है कहां से, हाँ, एटीपी को यूज करते हुए ये क्या करेगा, आपके ग्लूकोज को ट्रांसफर करेगा और कहां पर भेज देगा, मसल्स में भेजेगा, एडिपोज टिश्यूज में भेजेगा। यानी वो आपको ग्लूकोज के ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल के ना वो डिफरेंट जगहों पर ट्रांसफर कर देगा। लेकिन वो क्या करेगा, आपके ग्लूकोज की एंट्री को ब्रेन और आरबीसीज में रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी ब्रेन और आरबीसीज में नहीं भेजेगा क्योंकि उधर ऑलरेडी एनर्जी मौजूद है, तो उधर मजीद एनर्जी भेजने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, सिर्फ उस तरह की चीजों में भेजेगा जहां पर एनर्जी स्टोर हो सकती है या ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाके स्टोर हो सकती है। तो वो मसल्स हैं या फिर वो एडिपोज टिश्यूज हैं। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं, जो फैट सेल्स होते हैं। यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो फैट की फॉर्म में भी स्टोर हो जाती है और फैट जो है वो एडिपोज टिश्यूज में उसको स्टोर कर लेता है। ठीक हो गया। यहाँ पर है कि वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट करता है। उसके बाद आ गया फैट मेटाबॉलिज्म पे। तो फैट मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बता दिया है। बच्चे मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, ये पता नहीं क्या आ रहा है। रिकॉर्डिंग आप बच्चे स्टॉप करोगे? हाँ जी। अब हमने भी क्या पढ़ा कि इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि वो फैट मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट करता है। तो जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बताया वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें भी वो यही, इसमें भी यही बात लिखी हुई है, यानी इसकी बात की बेस यही है कि फैटी एसिड बनाता है जो एक्सेस लिवर ग्लूकोज होता है। ठीक है, यानी जो जो एक्सेस है, ऑब्वियसली ज्यादा मौजूद है ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको ये फैटी एसिड कन्वर्ट कर देगा और कोई ना कोई एंजाइम है ना वो इस रिएक्शन की हेल्प करेगा या वो ये होने में हेल्प करेगा। वो कौन सा एंजाइम है, वो है SOA कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को लिवर में से पिकअप करेगा और फैटी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये जो सारे फैटी एसिड है ना, ये ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे और उसके बाद ये अपना डिपॉजिट बना लेंगे एडिपोज टिश्यूज में। और एडिपोज टिश्यूज में आप लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा जो सारी जो फैट्स हैं वो उसमें स्टोर हुए होते हैं। ठीक है, तो अब ये जैसे ये एडिपोज टिश्यूज के रिजर्व्स बना देंगे ना, तो ये वहां पर एक और मौजूद एंजाइम है लाइपेज। इसका पूरा नाम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये क्या करेगा, लाइपेज यानी ये जो इंसुलिन है, इस एंजाइम को ब्लॉक कर, सॉरी, इस हार्मोन को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये वाला हार्मोन ये करता है कि ये नॉर्मली सेल्स को तोड़ता है। ठीक है, यानी फैट सेल्स की ब्रेक डाउन करता है। तो क्योंकि उसने तो फैट्स को स्टोर करना है, यानी इंसुलिन का तो काम है उसने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करके फैट्स को स्टोर करना है। तो फिर ये क्या करेगा कि इस लाइपेज को इनहिबिट कर देगा। जितनी के जितने ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं ना, जितने के जितने एडिपोज में स्टोर हो रहे हैं, वो टूटे ना, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो रिजर्व्स को गायब। ठीक हो गया। नेक्स्ट, किसी का माइक ऑन है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में वो किस तरह से इफेक्ट करता है कि इंसुलिन जो है वो अमाइनो एसिड्स के ट्रांसपोर्ट को हेल्प करेगा, यानी अमाइनो एसिड्स को डिलीवर करवाएगा। इसके अलावा क्या करेगा, मैंने आप लोगों को शुरू में एक प्रोसेस बताया था कि डीएनए होता है, डीएनए से फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन बनती है। ये मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया था। तो होता बेसिकली क्या है कि जब ये अमाइनो एसिड्स में एक तो यानी अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है, प्लस ये क्या कर रहा है, ये इस एमआरएनए की प्रमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बने। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कर रहा है, ये जो डीएनए यानी जो ऑब्वियसली ऊपर डीएनए है उसकी ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा
और ज्यादा से ज्यादा mRNA बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनेगी। ठीक हो गया, ये हो गया ABC। अब तीसरा लास्टली क्या करता है कि इनहिबिट करता है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को, यानी प्रोटीन की तोड़ फोड़ को रोकता है, प्रोटीन बनने को प्रमोट करता है, प्रोटीन के टूटने को अपोज करता है। ठीक हो गया, और लास्ट पॉइंट क्या है कि इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, यानी हम अच्छा ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या प्रोसेस होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ठीक है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज का मतलब ये है कि प्रोटीन से भी बन सकती है, लिपिड से भी बन सकती है, फैट सेल से भी बन सकती है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इंसुलिन ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बाकी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से होने देता है, लेकिन अमाइनो एसिड से होने नहीं देता, क्योंकि वो प्रमोट करता है कि अमाइनो एसिड सेव रहें। ठीक है, यानी अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन सेव रहे, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस होती रहेगी, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज बनती रहेगी, लेकिन अमाइनो एसिड्स यूज नहीं होंगे, उसके अंदर और सोर्सेज यूज हो जाएंगे, फैट सेल्स यूज हो जाएंगे, और इसके अलावा क्या है, लिपिड कंटेंट यूज हो जाएगा, अमाइनो एसिड नहीं यूज होगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये जो इंसुलिन है ये इस तरह से इसको कंट्रोल करती है। और ग्रोथ, लास्ट पॉइंट आ गया कि इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, क्योंकि ये प्रोटीन फॉर्मेशन को इनहेंस करती है। हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के को बनने में हेल्प करता है, और ये जो है मेल्स का हार्मोन है। और अभी तक मैंने बताया कि 19 कार्बन एटम से मिलकर बनता है। वो 19 कार्बन एटम्स कैसे पूरे होते हैं, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। इस तरह से टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर बनता है, और ये 19 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल है। नेचर इसकी क्या होती है, स्टेरॉइड नेचर का होता है। अब इनके एक्शंस देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, और जो मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल करता है, मेल की बॉडी में जितनी भी चेंजेस आती हैं उसको कंट्रोल करता है। और हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से बॉडी के बीएमआर को अफेक्ट करता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो जेनिटल रिज, यानी जो उसकी जेनिटल ओपनिंग है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, उधर से ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। और उसके बाद लेटर ऑन इट इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से मुराद ये है कि जो मदर्स का प्लेसेंटा होता है, जिधर बेसिकली ये सारा जो फीटस है यानी जो बेबी है वो इम्प्लांट हुआ होता है, तो उधर मदर के फीटस से ये टेस्टोस्टेरोन ट्रांसफर होंगे और फीटस में जाएंगे, जहां से पता चलेगा कि जो फीटस है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। ठीक हो गया, तो उस वक्त में क्या होगा कि आपका जो मेल्स का जो है वो सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, और जो सारे उसके जो जेनिटल डक्ट है यानी जो उसकी पूरी ट्यूब है वो बिल्ट होगी। और ये जो है हार्मोन बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन है ये गेस्टेशन पीरियड के बाद यानी आफ्टर 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं उसमें रिलीज होता है, और ये मदर से फीटस में ट्रांसफर होकर मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को या मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जनरेट करता है। ठीक हो गया, इसके अलावा क्या है कि एडल्ट्स में यानी जब एडल्ट हो जाता है मेल तो उसका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है किधर से, लेडिक सेल से। ठीक है, लेडिक सेल्स जो है ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन से सेल्स हैं वो आप जो है वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं एडल्ट्स में। तो आपने लेडिक सेल्स पे टिक करना है कि ये टेस्टिस को सिक्रीट करते हैं, और ये बेसिकली करते क्या है कि ये जो मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसकी इनलार्जमेंट करते हैं, यानी उसको एक ट्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं, यानी स्पर्म्स की मोटिलिटी और उसने कितनी फर्टिलाइजेशन उसमें पावर है उसको ये कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया कि बेसिकली वो रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैसे जनरेट करते हैं। दूसरी बात आ जाएगी कि मेल्स में जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो दिखने में कैसे मतलब वो फीमेल से कैसे मुख्तलिफ हैं, अपीयरेंस में कैसे मुख्तलिफ हैं, तो वो वाले करेक्टरिस्टिक्स कैसे जनरेट करते हैं कि उनकी अपीयरेंस जो है वो इस यानी प्यूबर्टी के बाद उनकी अपीयरेंस जो है इस हार्मोन की वजह से चेंज होती है। जैसे कि बॉडी हेयर्स की बात की जाए तो मेल्स के हमें पता है कि बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ ऑफ हेयर्स, जैसे उनके बियर्ड होती हैं, उनकी मुस्टैशेस होती हैं, उनके चेस्ट पे पार्ट होते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी जो हेयर्स हैं वो सारे जो हैं बेसिकली वो इस हार्मोन की वजह से है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि बॉल्डनेस होती है। बॉल्डनेस का मतलब ये है कि जो मेल्स के जो हेड पे बाल होते हैं वो फीमेल्स की निस्बत उनकी लेंथ में डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे फीमेल्स के जो बाल हैं वो स्कैल्प से जब ग्रो करते हैं तो वो उसकी कोई टिप नहीं है, यानी वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मेल्स के जो हेड के बाल हैं वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक ग्रो कर सकते हैं। ठीक हो गया। थर्ड वो कैरेक्टरिस्टिक जनरेट करता है जो कि है वॉइस का। तो वॉइस में वो कैसे टेस्टोस्टेरोन कॉज करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है जो आपका लेरिंक्स होता है यानी जहां से वॉइस प्रोडक्शन होती है उसकी इनलार्जमेंट कर देता है, जिससे क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स की लेंथ और उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, जिससे मेल्स की वॉइस जो है वो डीपर होती है और हैवी हो जाती है। ठीक हो गया। स्किन में कैसे इफेक्ट करता है कि जो स्किन के इर्द गिर्द एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज की लेयर। ठीक है, सबक्यूटेनियस मींस स्किन की जो टिश्यूज होती है उसमें ये मेलानिन हार्मोन की डेपोजिशन करता है, जिससे स्किन का एक खास कलर आता है, जैसे ब्राउनिश कलर होता है। और वहां पर ये क्या करता है कि ये सेबेशियस ग्लैंड यानी सबक्यूटेनियस टिश्यूज के ऊपर जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं उसकी सिक्रीशन करता है, जिससे क्या होता है जैसे सेबेशियस ग्लैंड जो है वो एक जैसे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो सिक्रीटरी यानी जो एक वेट वेट आपकी स्किन के ऊपर एक जो वेट वेट सी फीलिंग आती है ना वो इन ग्लैंड्स की वजह से आती है। तो स्किन की फॉर्मेशन में भी ये हार्मोन रोल प्ले करता है। इसके अलावा बॉडी चेंजेस में कैसे करता है कि ये सबक्यूटेनियस लेयर जो है मेल्स में फैट की लेयर को कम करती है, मस्कुलैरिटी उसमें ज्यादा होती है। मेल्स और फीमेल्स में बेसिकली फर्क ये होता है कि जो सबक्यूटेनियस लेयर है ना यानी जो स्किन के ऊपर मौजूद है उसके अंडर फैट की लेयर कम है, मसल्स की लेयर ज्यादा है, जबकि फीमेल्स में क्या होता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो है फैट की लेयर को ज्यादा इंक्रीज करते हैं और मस्कुलर मैस जो है वो फीमेल्स का कम होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स का। बिहेवियरियल चेंजेस में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली प्यूबर्टी के रिस्पॉन्सिबल हैं। प्यूबर्टी होता है जो बिलोगत की एज होती है, ठीक है, यानी जिसमें आप में सेंस डेवलप होती है, आप में ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन डेवलप होती है, और एक जो है अग्रेसिव मूड्स और जो एक मूड स्विंग्स आते हैं वो बेसिकली इस हार्मोन की वजह से डेवलप हो जाते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे ये कैसे इफेक्ट करता है कि मैंने आपको बताया कि मस्कुलैरिटी इंक्रीज करता है यानी मस्कुलेचर बिल्ड करता है, नाइट्रोजन बैलेंस को कंट्रोल करता है, और ब्लड यूरिया को डिक्रीज करता है यानी ब्लड में यूरिया कम डिक्रीज हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है लिबिडो बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लिबिडो होता है कि एक जैसे सेक्सुअल अट्रैक्शन की जो सेंस है उसको क्रिएट करना, तो ये टेस्टोस्टेरोन जब जब रिलीज होगा ये उस सेंस को इंक्रीज करेगा। बोन्स पे कैसे इफेक्ट करता है, मेल्स की बोन्स की थिकनेस को इंक्रीज करता है, और जो बोन मैट्रिसेस हैं यानी कितनी बोन्स बननी है उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। बोन्स की स्ट्रेंथनिंग को कंट्रोल करता है। बोन्स की स्ट्रेंथनिंग को कैसे कंट्रोल करेगा, उसके ऊपर कैल्शियम की डेपोजिशन करवाएगा, जितनी ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होगी उतना ज्यादा बोन स्ट्रांग होगा। इसके अलावा क्या करता है, जो मेल की पेल्विस यानी जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो पेनिस मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके आउटलेट की लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है, यानी लेंथ को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा क्या है, जो उसका पेल्विस है उसको फनल शेप में कन्वर्ट कर देता है, और इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथनिंग करता है, उसको उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बॉडी लेंथ पे कैसे कंट्रोल करता है कि अमूमन जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो हाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभार क्या होती है कि कुछ मेल्स में बोन्स की फ्यूजन हो जाती है और एपिफाइसिस हो जाता है। एपिफाइसिस का मतलब होता है कि बोन्स ऐसे टिल्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो जिनमें बोन्स ऐसे मुड़ जाती है ना, इसका मतलब ये है कि उनकी इतनी हाइट इंक्रीज नहीं होती, तो उनका टेस्टोस्टेरोन उनकी हाइट को नहीं इंक्रीज कर पाता है। तो जिनमें
एपिफाइसिस नहीं होगा, यानी जिनकी बोन मोल्ड या वो मुड़ेंगी नहीं, तो उन मेल्स की हाइट जो है वो नॉर्मल रहती है, ठीक रहती है। नेक्स्ट क्या है कि ये अफेक्ट करता है बीएमआर को। बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है मेल्स के बीएमआर को, यानी उनके मेटाबॉलिक रेट को 12 से 16% बढ़ाता है। आरबीसीज के नंबर को इंक्रीज करता है। आरबीसीज क्या है? रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के नंबर को 15 to 20% इंक्रीज करता है। और इसके अलावा क्या करता है? आरबीसीज के प्रोडक्शन को जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस कैसे कर रहा है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो जब किडनी से जब यूरिन पास आउट हो रहा होता है तो उसमें सारे ऑब्वियसली आपके ये मिनरल्स भी होते हैं। तो वहां पर ये जो सबसे लास्ट किडनी का जो पार्ट है वहां से क्या करता है? सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है, जिसकी रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि सोडियम आयन रिटेन रहेगा। सोडियम आयन की रिटेंशन हो जाएगी, वो बॉडी से निकलेगा नहीं। तो जितना ज्यादा मिनरल जो है वो बॉडी में रिटेन रहेगा, बॉडी के अंदर रिमेन रहेगा, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस कंट्रोल होगा। ठीक हो गया। ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। नेक्स्ट आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, एक दफा ये रिकॉर्डिंग करते हैं, लास्ट में स्टॉप करके फिर आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये 18 कार्बन से मिलकर बना है और ये स्टेरॉइड नेचर का होता है। इसकी भी 18 कार्बन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे इसकी 18 कार्बन होती है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये वाली 15, 16, 17, 18। ठीक है, इस तरह से 18 कार्बन का स्टेरॉइड कंप्लीट हो जाता है। और एस्ट्रोजन की 3 टाइप्स बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं फीमेल के, 17 बीटा एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन और एस्ट्रायोल। ये सारी क्या है? स्टेरॉइडल फॉर्म्स है, एस्ट्रोजन की फॉर्म्स हैं। ये कैसे अफेक्ट करता है? ये ऑब्वियसली फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक्ट करेगा। ये वेजिना को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? वेजिना के साइज को इंक्रीज करता है। उसके अंदर जो मस्कुलेचर यानी जो उसके अंदर मसल्स की वॉल बिल्ट होती है उसको कंट्रोल करता है। और वहां पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम में कन्वर्ट कर देता है। यानी क्यूबॉइडल का मतलब ये है कि जो वहां पर सेल्स की शेप होती है ना, पहले क्यूबॉइडल यानी जब छोटी फीमेल जो है वो साइज में छोटी होगी तो उसमें क्यूबॉइडल यानी क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब्स की फॉर्म में शेप होती है मसल्स की। उसके बाद जैसे जैसे वो प्यूबर्टी के एज पे पहुंचती है तो उसकी स्ट्राटिफाइड यानी लंबे लंबे जो है वो मसल्स हो जाते हैं ताकि वो उसको लेंथ प्रोवाइड करें। ठीक हो गया। और ये बेसिकली स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बनती क्यों? एपिथेलियम का मतलब है आउटर लेयर। ये स्ट्रैटिफाइड बनती क्यों है? ताकि ट्रोमा और इन्फेक्शन से उस जगह को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा क्या होती है कि वेजिना के ऊपर ग्लाइकोजन की डेपोजिशन होती है। और इसके अलावा क्या होता है कि वेजिना की पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही होती है जो कि बैक्टीरिया बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे यानी एक्सटर्नल ओपनिंग पे कैसे इफेक्ट करता है कि जो उसके लॉब्स बनते हैं, जो 2 लॉब्स एक्चुअली जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बनते हैं, और वहां पर जो डेपोजिशन ऑफ फैट्स होते हैं वो भी बेसिकली क्या होता है कि ये वाला एस्ट्रोजन हार्मोन ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो वेजिनल जो पूरी वॉल है वो सर्विकल मसल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो उसकी इनलार्जमेंट को यानी उसके बढ़ने को कंट्रोल करता है। उसकी एपिथेलियम को मैंने बता दिया कि वो स्ट्रैटिफाइड कर देता है यानी लेंथ में कन्वर्ट, लंबे मसल्स में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा सर्विक्स के ऊपर ये अल्कलीन यानी बेसिक जो है वो सिक्रीशंस को रिलीज करता है ताकि उसकी पीएच जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। क्योंकि अगर एसिडिक रहेगी तो ऑब्वियसली उससे बैक्टीरिया जो है वहां पर प्रोडक्शन करते रहेंगे, बैक्टीरिया के एंटर होने के चांसेस हैं। तो सर्विकल मसल्स में अल्कलीन सिक्रीशन रिलीज होती हैं ताकि उसकी पीएच को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, बैलेंस कर दिया जाए। यूट्रस पे कैसे? यूट्रस वो होता है यानी जो वॉर्म, जहां पर बेसिकली जो प्लेसेंटा के अंदर जहां पर बेसिकली फिटस ठहरा हुआ होता है उसके साइज को इंक्रीज करता है यूट्रस के साइज को। क्यूबॉइडल यहाँ पर यूट्रस में वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम को यानी क्यूबॉइडल जो क्यूब शेप के सेल्स होते हैं उसको कॉलमनर में यानी कॉलमनर से मुराद है कि कॉलम लाइक शेप्स में कन्वर्ट करेगा।
यूटेराइन ग्लैंड्स को ग्रोथ करवाता है, वस्कुलैरिटी को, वस्कुलैरिटी का मतलब ये है कि उसके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगा, उनको मजबूत करेगा और ग्लाइकोजन के कंटेंट को इंक्रीज करता है। इसके अलावा क्या करता है, इंक्रीज करता है सेंसिटिविटी ऑफ मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन। अच्छा, जो लेबर पेन्स होती है ना वो ऑक्सीटोसिन की वजह से इंड्यूस होती हैं। तो मायोमेट्रियम होता है जो यूट्रस की आउटर वॉल होती है ना, आउटर लेयर, आउटर वॉल, उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये क्या एस्ट्रोजन क्या करता है, मायोमेट्रियम को सेंसिबल बनाता है ऑक्सीटोसिन के लिए। ऑक्सीटोसिन के लिए क्यों सेंसिटिव बनाता है कि जैसे लेबर पेन्स इंड्यूस करेगा ना ऑक्सीटोसिन, तो फौरन से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगी और वो डिलीवरी के लिए मतलब डिलीवरी करवाने में हेल्प करवाएगी। फलैपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, फलैपियन ट्यूब्स वो होती हैं जहां पर बेसिकली जाइगोट की फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। जब एग और स्पर्म्स की फ्यूजन होती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जब फलैपियन ट्यूब में ठहरता है तो वहां पर उनके ग्लैंडुलर टिश्यूज को प्रमोट करता है, और यहाँ पर सिलिएटेड लाइक होंगे, ये भी लेंथ मतलब लेंथ वाइज इनकी एक्टिविटी होगी और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक हो गया फलैपियन ट्यूब्स की। ओवरीज पे कैसे इफेक्ट करता है, ओवरीज पे ऐसे इफेक्ट करता है कि इनहिबिट कर देता है एस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि अबॉर्ट करवा सकते हैं एम्ब्रियो को। तो ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन उनको इनहिबिट कर देता है ताकि नॉर्मली जो है वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे। अब ये तो हो गया था कि वो किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से जनरेट होते हैं। तो ये हार्मोन एक्चुअली ब्रेस्ट के साइज को कंट्रोल करता है, ट्यूबुलर जो डक्ट होती है उसको कंट्रोल करता है, वहां पर ग्लैंड रिलीज करवाता है, और जो ब्रेस्ट की एक स्मूथ अपीयरेंस होती है उसको कंट्रोल करता है। स्किन पे जो आपकी वस्कुलैरिटी यानी जो स्किन के ऊपर वेसल्स की लेयर फैली हुई है उसको कंट्रोल करता है। स्किन को एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये जो क्रीम, सोप्स और जो ये सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होती है ना, इनमें भी बेसिकली एस्ट्रोजन ही ऐड हुआ होता है, जो कि जब वो फीमेल्स यूज करती हैं तो उनकी एक सॉफ्टनेस जो है वो मेंटेन रहती है। वॉइस को कैसे कंट्रोल करता है कि ये जो लैरिंक्स है उसकी पिच को हाई कर देता है। दैट्स वाई जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो आवाज है उसकी पिच जो है वो हाई होती है, जो मेल्स होते हैं उनकी पिच इतनी हाई नहीं होती है। स्केलेटन को कैसे कंट्रोल, उनके शोल्डर को वाइड करता है, शोल्डर को ब्रॉड करता है। तो ये जो फीमेल्स का जो पेल्विस पोर्शन होता है यानी जो फीमेल का हिप पोर्शन होता है, ये बेसिकली उसको ब्रॉड करता है। इसलिए फीमेल का मेल्स के मुकाबले में जो हिप पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है। ठीक है। और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, यानी जिन सेल्स ने फॉर्मेशन होनी है, जिन बोन्स की फॉर्मेशन होनी है उसको कंट्रोल करेगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कैसे अफेक्ट करेगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा और नाइट्रोजन बैलेंस को कंट्रोल करेगा। फैट्स को कैसे कंट्रोल करता है, मैंने बताया कि मेल्स और फीमेल्स में फर्क ये है कि फीमेल्स में सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी जो आपकी स्किन के ऊपर लेयर होती है सबक्यूटेनियस टिश्यूज की, उसमें फैट स्टोरेज ज्यादा होती है, मस्कुलर कंटेंट कम होता है। इसकी वजह से ब्रेस्ट साइज के ऊपर और थाइस के ऊपर और हिप्स के ऊपर ज्यादा फैट्स होता है, जबकि मेल्स में इन जगहों पर, इन प्लेसेस में फैट्स कम होता है, मेल्स में मस्कुलर मैस ज्यादा होता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कैसे कंट्रोल करेगा, ऑब्वियसली ये जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन करता था कि ये किडनी से वाटर रिटेंशन को यानी सोडियम आयंस की रिटेंशन को, जो मिनरल्स होते हैं उनकी रिटेंशन को कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से आयंस कम रिलीज होंगे और आयंस जो है वो बॉडी में ज्यादा रहेंगे ताकि मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म एक मेंटेन रहे। और फीमेल्स के जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कब उसका ऑनसेट होना है, वो कब स्टार्ट होना है, इसको कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और इसके अलावा ये फीमेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेट नहीं होने देता। दैट्स व्हाई फीमेल्स के अंदर हार्ट डिजीज के रेट कम है। ठीक है, मेल्स में ज्यादा है क्योंकि मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को या कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को कंट्रोल नहीं करता। फीमेल्स में ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को कम करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा नहीं होता हार्ट के इर्द-गिर्द और हार्ट डिजीज के चांसेस कम होते हैं। रेजेस फिब्रिनोजन लेवल, फिब्रिनोजन होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो फीमेल्स में नॉर्मली मेल्स के मुकाबले में
जल्दी से अगर कोई कट लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग जो है, यानी जो खून निकलना है, खून बहना जो है वो जल्दी कंट्रोल हो जाता है। ठीक हो गया, ये था मेल का सॉरी फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन एस्ट्रोजन। अब नेक्स्ट लास्ट हार्मोन रह गया जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल सेक्स हार्मोन है, उसका स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है, नेचर जो इसकी है स्टेरॉयडल नेचर का है। प्रोजेस्टेरोन अफेक्ट कैसे करेगा, यूट्रस पे अफेक्ट करता है, फैलोपियन ट्यूब्स पे करता है, सर्विक्स पे करता है, यानी जहाँ पर सर्विकल मसल होते हैं, वेजिना के अराउंड वेजिना पे अफेक्ट करता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये ब्रेस्ट और भी काफी सारी चेंजेस को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूट्रस को कैसे अफेक्ट करता है, कि जो मैंने बताई ना कि जो उसकी एंडोमेट्रियम वॉल होती है यूट्राइन के इर्द गिर्द, वहां पर क्या करता है, वहां पर सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, यानी वहां पर जो भी यूट्राइन की जितनी भी वॉल है, यानी उसकी थिकनेस को, उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है और मेनेस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये यूट्रस को रेडी करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी जब वो एम्ब्रियो बनता है फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज पे, ओवम बनता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये बेसिकली यूट्रस को रेडी करता है कि अब प्रेगनेंसी अटेन होगी। इसके अलावा क्या करता है, ऑक्सीटोसिन से एक्साइटेबिलिटी और सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देता है, ताकि इस लेवल पर, इस स्टेज पे कॉन्ट्रैक्शन ना हो। इस स्टेज पर एम्ब्रियो को ठहरने की जरूरत है, यानी एम्ब्रियो को वॉर्म में यूट्रस में रहने की जरूरत है। तो इस ऑक्सीटोसिन तो कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा ना, तो वो इस स्टेज पर कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, ताकि यहाँ पर नॉर्मली जो है वो एक साइकिल प्रेगनेंसी का स्टार्ट हो सके। इसके अलावा क्या, वही यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है और प्रेगनेंसी को इम्प्लांट होने में यानी ठहरने में हेल्प करेगा। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर क्या करेगा, म्यूकोसल सेल्स को रिलीज करेगा। म्यूकोसल एक, उसके अंदर एक स्लाइमी सी लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि न्यूट्रिशनल नीड को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी जो मदर से एम्ब्रियो तक या मदर से फीटस तक जो न्यूट्रिशनल नीड्स पहुंच रही हैं उसको हेल्प करेगा। और इसके अलावा क्या है, उसके अंदर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को फर्टिलाइजेशन के दौरान उसको कंटिन्यू रखेगा, यानी उसको जारी रखेगा। ठीक हो गया। सर्विक्स पे कैसे इफेक्ट करता है, कि इस पॉइंट पे जो वेजिना के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं, तो वहां पर रिलैक्सिन रिलीज होते हैं, ताकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके और प्रेगनेंसी जो है वो इजीली अटेन हो जाए। इसके अलावा क्या है, सेलुलर वेजिना के सेलुलर प्रोलिफरेशन कर रहा है, सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रहा है। ब्रेस्ट पे ये कैसे इफेक्ट करता है, कि जो मतलब जब जो मदर्स जो हैं जो फीड करवाती हैं, तो फीड करवाने से पहले जो मेमोरी ग्लैंड्स रिलीज होते हैं जो बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, लैक्टेशन करते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है, उसकी डेवलपमेंट करता है। प्लस क्या करता है, वहां पर मौजूद जो एल्व्यूलर सेल्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट की में मेमोरी ग्लैंड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसको प्रोलिफरेट करता है, उसको इनलार्ज करता है। नेक्स्ट क्या करता है, ओवुलेशन करवाता है, यानी जब पूरा पीरियड हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, मूवमेंट्स क्रिएट होती हैं और एक लेबर पेन्स इंड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से जो फीटस है वो मदर से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कैसे कंट्रोल करता है, कि फीटस को जितनी खुराक जानी है मदर से वो सारी जो है इस हार्मोन के थ्रू जानी है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है, सोडियम आयंस को रिटेन करता है, यानी सोडियम को बॉडी के अंदर रिटेन करके रखता है। स्किन पे कैसे इफेक्ट करता है, कि जो स्किन ने जो सीबम ग्लैंड्स रिलीज करने हैं, जो स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, उनको रिलीज करता है। और जो फीमेल की जो स्कैल्प होता है ना, यानी जिसके ऊपर हेयर ग्रो करते हैं, वो मेल स्किन मुकाबले में ज्यादा ऑयली होता है, क्योंकि उनकी स्मूथ स्किन होती है। और इसके अलावा क्या है, कि जो प्रेगनेंसी से पहले जो प्री मेनिस्ट्रुअल साइकिल है, जो प्रेगनेंसी के दौरान स्टॉप हो जाता है मेनिस्ट्रुअल साइकिल, उसको भी ये हार्मोन ही कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या है, जब ओवुलेशन हो जाती है, यानी जब जो है वो डिलीवरी हो जाती है, तो 24 आवर्स ऑफ ओवुलेशन फीमेल्स का जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम, यानी जहां पर वो बेसिकली यूट्रस ठहरा हुआ है, जहां पर बेसिकली फिटस ठहरा हुआ था, उसका वो जो है बॉडी टेम्परेचर को 24 आवर्स तक इंक्रीज करके रखता है। उसके बाद फीमेल का डिलीवरी के बाद जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।